जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपका पेपर का नाम रहने वाला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका पेपर कोड रहेगा ECO 310। इसका एग्जाम 17 अप्रैल 2026 को होने वाला है। ठीक है, और इस क्लास में आपको पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलेंगे। और मैं बता दूं, ये जो क्लास है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, BU झांसी, माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय, और बात करें छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, और जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके उत्तर प्रदेश में और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। ठीक है, 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं अपना पेपर कोड देख लीजिएगा। ठीक है, ECO 310। बाकी ये जो क्लास है आपका सभी विश्वविद्यालय के लिए है, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चले ECO 310 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है फाई रेनिस मॉडल। ठीक है, रेनिस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष जो लेबर गेट है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, फाई रेनिस मॉडल के तृतीय चरण में जो श्रम अधिशेष है वो समाप्त हो जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? लेविस हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। इसको लेकर के कुछ यहाँ पर की पॉइंट दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। फाई रेनिस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष समाप्त हो जाता है, ये पहला वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, फाई रेनिस मॉडल के 3 चरण होते हैं, कौन कौन से? तो ध्यान रखेंगे, पहला चरण जो होता है इसमें अर्थव्यवस्था में जो श्रम है वो अधिशेष होता है और सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। ठीक है, जो फाई रेनिस का दूसरा चरण है इसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है, लेकिन संस्थागत जो मजदूरी होती है वो संस्थागत मजदूरी से कम हो जाती है। तीसरे चरण में अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से वाणिज्यिक हो जाती है, श्रम अधिशेष समाप्त हो जाता है और मजदूरी बाजार द्वारा निर्धारित होती है। आपसे फाई रेनिस मॉडल का तीसरे चरण के बारे में पूछा गया था, दूसरा चरण अभी पूछेगा आपके एग्जाम में, और पहले चरण के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछेगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके की पॉइंट्स भी रहेंगे। ठीक है, इसमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेखक लेविस हैं। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक W आर्थर लेविस हैं। यह पुस्तक 1955 में प्रकाशित हुई थी और इसमें लेविस ने द्वैतात्मक अर्थव्यवस्था डबल इकोनॉमिक मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक श्रम के बीच श्रम के स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाया गया है। ठीक है ना, इसमें फाई रेनिस ने लेविस मॉडल को आगे विकसित किया, लेकिन मूल पुस्तक के लेखक कौन है? लेविस हैं। यानी लेविस का ने जो मॉडल दिया था उसी के आधार पर फाई रेनिस ने इन्हीं के मॉडल को आगे बढ़ाया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है। काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग लेविस प्रारूप में हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिजियोक्रेसी का अर्थ है। फिजियोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का नियम। ठीक है ना, रूल ऑफ नेचर फिजियोक्रेसी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नहीं है तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ 7607574584। एग्ज़ाम के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज देंगे। ठीक है, चले 5 नंबर क्वेश्चन है प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, प्रकृतिवाद की उत्पत्ति रसिया में हुई है, अमेरिका में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में? तो फ्रांस में प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हुई है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? प्रकृतिवाद के लिए उत्तरदायी है आपका किसानों का शोषण, वाणिज्यवाद की नीति और फ्रांस की टैक्स व्यवस्था। ये सभी क्या है? ये सभी कारक प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर है, शुद्ध उत्पादकता की अवधारणा संबंधित है, ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ नेट प्रोडक्ट, ये जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है, प्रकृतिवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर पूछा गया है, ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशन एग्रीकल्चर, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है शुल्ज महोदय ने, ठीक है भैया, शुल्ज ने लिखा है। कब, 1964 में। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उच्च कीमत देने वाले आगत का मॉडल संबंधित है। उच्च कीमत देने वाले आगत का जो मॉडल है किससे संबंधित है, यह शुल्ज महोदय से संबंधित है आपका, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुल्ज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन परंपरागत खेती की विशेषता है। परंपरागत खेती की विशेषता है शुल्ज के अनुसार संसाधनों का पूर्ण आवंटन, कृषि की स्थैतिक कला, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आगतों एवं निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध कहलाता है। तो यह उत्पादन फलत कहलाता है, ठीक है ना। आगत एवं निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है, ठीक है, उत्पादन फलन कहा जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कुल उत्पादन बराबर है। कुल उत्पादन किसके बराबर होता है, तो कुल उत्पादन औसत उत्पादन गुणे श्रम संख्या के बराबर होता है, यानी एवरेज प्रोडक्ट इंटू नो लेबर, नो नंबर ऑफ लेबर, ठीक है ना, श्रम की संख्या। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद बराबर होते हैं जब औसत उत्पादन अधिक हो। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। एवरेज प्रोडक्ट जो मैक्सिमम होता है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पादक ढाल है। सीमांत उत्पादक ढाल कुल उत्पाद का ढाल होता है टोटल प्रोडक्ट का। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन साधन जैसे श्रम या पूंजी के प्रयोग से कुल यानी टोटल प्रोडक्ट टीपी में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, सीमांत उत्पादक एमपी इक्वल टू कुल उत्पाद अपान उत्पादन साधन की इकाई। इसलिए सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन का ढाल होता है क्योंकि यह टीपी वक्र पर किसी बिंदु की स्पर्श रेखा की ढाल को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए औसत उत्पाद क्या है, एपी का ढाल नहीं होता बल्कि एपी टीपी को उत्पादन साधन की इकाइयों से विभाजित करके निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनीय अनुपात का नियम ये किससे संबंधित है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है, कुल उत्पादन अधिकतम होगा जब कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, तो कुल उत्पाद क्या होगा, अधिकतम होगा। कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपसे पूछा गया है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कौन सी अवस्था विवेकशील अवस्था कहलाती है। तो दूसरी अवस्था आपका सेकेंड फेज आपका क्या कहलाती है, विवेकशील कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया प्रभावित होती है किससे, तो कृषि जोतों के आकार से, कीमत स्थिरता से और जलवायुवी परिस्थिति से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, फार्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित संख्या दी गई किसके द्वारा दी गई है, तो यह अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय स्थित है कहाँ,
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। और WTO एक अंतर सरकारी संगठन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर, भारत में सीमांत किसानों के लिए भूमि का आकार होता है। तो सीमांत किसानों के लिए भूमि का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं? खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच और खाद्यान्न का प्रयोग। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर पूछा गया है, कृषि कीमत आयोग का पुनः नामकरण कृषि लागत और मूल्य आयोग के रूप में किया गया। कब किया गया? तो वर्ष 1985 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं हर साल, ठीक है। कीमत नीति प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है, किसके द्वारा कीमत नीति प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है भारत में? तो CACP के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे CACP MSP का सुझाव देती है। तो यह 22 फसलों के लिए सुझाव देती है, लेकिन जो इसमें गन्ना होता है इसका अलग से, ठीक है, इसका अलग से सुझाव आता है। तो इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी आगे मैं इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं दिखा दूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो इसमें देखिए कोपरा यानी सूखा नारियल, ठीक है ना। सूखा क्या है? सूखा नारियल, कोपरा को सूखा नारियल कहते हैं। गन्ना, काटन, ये सभी क्या है? व्यावसायिक फसल है। मूंगफली आपका व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए इसमें देखें, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है CACP के बारे में इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक समृद्ध कार्यालय है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे किसानों को उनकी फसल की न्यूनतम कीमत सुनिश्चित होती है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा, CACP की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में हुई थी और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें और आपको याद रखना है, CAPC का मुख्य कार्य विभिन्न फसलों के लिए MSP की सिफारिश करना है, जो सरकार के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्यावसायिक फसलें ये हो गया आपका। बाकी सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी की फसल इनमें से कौन सा नहीं है? देखें, गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। चना रबी की फसल है। मसूर क्या है? उड़द क्या है? तो इसमें से जब आप देखेंगे तो जो उड़द है, उड़द की जो दाल होती है, ठीक है ना, जो उड़द है ये रबी की फसल नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है ना। क्योंकि गेहूँ, चना और मसूर एक साथ बोआता है रबी की फसल में यानी ठंडी के समय में, ठीक है। उड़द आपका नहीं बोआता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय फसलों के लिए MSP की सिफारिश करती है? भारतीय फसलों के लिए MSP की सिफारिश कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया CACP करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। अनाजों का बफर स्टॉक FCI के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अनाजों की खरीद से लेकर भंडारण तक की कुल लागत कहलाती है। अनाज अगर सरकार खरीद रही है और उसको सुरक्षित रख रही है तो वहाँ तक की जो कुल लागत लगती है उसे इकोनॉमिक प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। आर्थिक मूल्य कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, खाद्यान्न सब्सिडी बराबर है तो आर्थिक मूल्य और जारी मूल्य के बराबर होगी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य नीति का सकारात्मक पक्ष नहीं है? तो आयात को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पूछा गया है, भारत में MSP की घोषणा एक वर्ष में होती है। भारत में MSP की जो घोषणा है एक वर्ष में 2 बार होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अच्छा, यहाँ पर आप लोग की पॉइंट को भी देख लेंगे, ठीक है ना। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा एक वर्ष में 2 बार होती है। एक बार खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होती है अप्रैल मई में, और दूसरी बार रबी की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न सब्सिडी बढ़ाने का कारण है। खाद्यान्न सब्सिडी बढ़ाने का कारण क्या है, तो इसमें अधिक एमएसपी है, कम जारी कीमत है और भंडारण क्षमता का अभाव है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 75% है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग, कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ था 1965 में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एफसीआई स्थापित हुआ। एफसीआई स्थापित हुआ था 14 जनवरी, ठीक है ना। 14 जनवरी 1965 में एफसीआई आपका स्थापित हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का। चले इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है। गरीबी के लिए उत्तरदायी क्या नहीं है, तो देखिए भूमि का समान वितरण, ये गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर पूछा गया है, गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक का उपयोग जो है सापेक्ष गरीबी मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला प्रश्न है 40 नंबर, गिनी गुणांक की गणना की जाती है। गिनी गुणांक की जो गणना है वो लॉरेंज वक्र से की जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, हेड काउंट अनुपात का प्रयोग किया जाता है, तो यह निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए किया जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापने के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, देखें पूछा गया है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया, 1 अप्रैल 1995। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मनरेगा का पुराना नाम क्या है। मनरेगा का पुराना नाम है नरेगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, GATT गैट WTO के किस राउंड में स्थापित हुआ, तो यह 8वें राउंड में स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। पहले जो WTO है ना, इसका नाम पहले गैट था, बाद में इसको WTO चेंज किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि कीमत नीति का प्रभाव है, तो उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, फसल प्रारूप में परिवर्तन और उपभोक्ता को लाभ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कृषि कीमत नीति के प्रभाव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखें जो गैट है वो WTO के उरुग्वे दौरे यानी 8वें दौरे में स्थापित हुआ था, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख समझौता था। 1986 में उरुग्वे दौरे यानी 8वें दौरा शुरू हुआ और इस दौरान में सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकार सहित व्यापार के नए क्षेत्रों को शामिल और, ठीक है, कृषि और वस्त्रों जैसे क्षेत्रों को व्यापार को सुधारने का प्रयास किया गया था। और ध्यान रखेंगे उरुग्वे दौरे के परिणाम स्वरूप 1995 में गैट की जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, आप लोग देखेंगे FAO का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भैया, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विकासशील देशों में कृषि विकास का एक उपाय है। क्या उपाय है, तो कृषि यंत्रीकरण करके, भूमि सुधार करके और पूंजी निर्माण की उच्च दर करके। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहलाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है कृषि उत्पादकता कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
संसद में पारित हुआ? कब पारित हुआ? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देख लेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA संसद में 2013 में पारित हुआ था। यह अधिनियम भारत के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। NFSA को 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था, जो 12 सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। हस्ताक्षरित कब किया गया था, लागू कब किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, स्लोगन। ये एक स्लोगन है कि भूख से स्वतंत्र भारत संबंधित है, किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है, फूड सिक्योरिटी एक्ट से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे ये 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे ECO 310 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है, प्रछन्न बेरोजगारी की शर्त है। प्रछन्न बेरोजगारी की शर्त क्या है? MPL = 0, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर 0 के बराबर होता है, तो क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी शर्त होगी। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक सारणी को ब्रिटिश आर्थिक संघ द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया था, कब? 1894 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर है, लेविस प्रारूप की मान्यता है। लेविस प्रारूप की मान्यता है, अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र अधिशेष पुनः निवेशित होता है, दोनों, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, आप लोग देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन भाई रेनिस की मान्यता नहीं है? भाई रेनिस की मान्यता कौन सा नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर वास्तविक मजदूरी कृषि क्षेत्र की तुलना में कम है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, ठीक है ना। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन को दूसरा नाम है। उत्पादन फलन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसका दूसरा नाम क्या है? साधन उत्पादन संबंध इसका दूसरा नाम है, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लघु पैमाने की खेती का गुण है? लघु पैमाने की खेती का गुण है उत्पादन की निम्न लागत, सस्ते कच्चे माल और उप उत्पादों की कम बर्बादी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी देखें कृषि से भी संबंधित है। ये मुख्य रूप से अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा रहता कि मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, ठीक है ना। सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है, लेकिन यहाँ केवल ये पूछा है कि मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी आपका बेरोजगारी होता है, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे कि मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कृषि से। मुख्य रूप से नहीं पूछा है, तो डी हमारा आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक प्रारूप कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो हैराल्ड प्रारूप आपका संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक व्यवस्था की अवधारणा दी गई किसके द्वारा? तो प्राकृतिकवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया है, फाई रेनिस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष समाप्त हो जाता है। तीसरा चरण के बारे में पूछा है, तीनों चरण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। क्या होता है? समाप्त हो जाता है तीसरे चरण में। आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ पर बचा रहता है नहीं, ना ही स्थिर रहता है, ठीक है ना। समाप्त हो जाता है तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ? तो लेविस प्रारूप में हुआ है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। आप लोग देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है आपके दोहराए गए हैं, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो समाज सुधारकों का विरोध उत्तरदायी नहीं होगा इसमें, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर पूछा गया है, संसाधनों का पूर्ण आवंटन विशेषता है, किसकी विशेषता है? सुल्ज मॉडल की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया है, कृषि विकास के किस मॉडल में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती है?
तो यह शुल्क मॉडल में नहीं होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है जब जब कुल उत्पादन अधिकतम हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत उत्पादन ढाल होता है। सीमांत उत्पादन जो ढाल होता है कुल उत्पाद वक्र का होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कितनी अवस्थाएं होती है। परिवर्तनीय अनुपात के नियम में आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया था। खाद्यान्नों का प्रयोग और खाद्यान्न पहुंच, ये दोनों क्या है, खाद्य सुरक्षा के आयाम है। सी में देखिए क्या दिया है, ए और बी दोनों राइट हैं, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ। कृषि कीमत आयोग कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 1965 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर पूछा गया है, खरीद से भंडारण तक खाद्यान्न की कुल लागत कहलाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और जारी मूल्य दोनों नहीं कहलाती है। डी में से उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है। तो CAPC की सिफारिश पर भारत सरकार जो है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है, भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार MSP को घोषणा करती है। और किसके सिफारिश पर, CAPC की सिफारिश पर। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, NFSA के अंतर्गत अनाच्छादित शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 50%। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस वाले क्वेश्चन पेपर में यहाँ आपका शहरी की जगह ग्रामीण पूछा था, ठीक है ना। ग्रामीण में आपका 75% है और शहरी में आपका 50% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भूख से स्वतंत्र भारत, ठीक है ना। भूख से स्वतंत्र भारत नारा है, किसका नारा है, तो NFSA का नारा है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गरीबी के लिए उत्तरदायी कारक है। गरीबी के लिए उत्तरदायी कारक है आय असमानताएं, भूमि का असमान वितरण, अवसर का अभाव, ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है ना। उत्तरदायी कारण में ये सभी आपके आ जाएंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, गिनी गुणांक संबंधित है। गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में FCI स्थापित हुआ था। FCI स्थापित कब हुआ, 1965 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला प्रश्न है 29 नंबर, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी TRYSEM, ठीक है, की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि मकड़ जाल प्रारूप का उपयोग समझाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वितरण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला प्रश्न देख लेंगे 31 नंबर, सर्वप्रथम मकड़ जाल प्रमेय शब्द को 1934 में किसने प्रस्तावित किया। तो यह प्रस्तावित किया था निकोलस कार्डर ने, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि काबवे मॉडल में जब आपूर्ति मांग से पीछे रह जाती है और लगातार उतराव चढ़ाव का कारण बनती है तो इसे कहा जाता है, विचलन को वेव कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कृषिगत उत्पादन के लिए पूर्ति की कीमत लोच सामान्यता होती है। तो यह सामान्यता होती है कितना, बेलोचदार होगी, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भूख का कारण है। भूख का कारण क्या है, तो अधिक जनसंख्या है, अधिक गरीबी है और प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी क्या है, भूख के कारण में सम्मिलित होंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि PDS का पूरा नाम क्या है। PDS का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पूछा गया है, WTO की स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में मैंने बताया आपको 1995 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बनाने का उद्देश्य है। एमएसपी को बनाने का उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है बताने का प्रयास करेंगे। तो आय अर्जन के अवसर प्रदान करना, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 38 का। अगला क्वेश्चन है, भारत किस कृषि वस्तु का प्रमुख आयातक है, यानी भारत कौन सा खरीदता है इसमें से। तो खाद्य तेल क्या करता है भारत, बाहर से अपने देश में खरीद कर लाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आयातक माने खरीद कर लाएगा और निर्यातक माने बेचता है, ठीक है। 40 नंबर है कि एक स्वयं सहायता समूह SHG में कितने सदस्य होते हैं। तो 10 से 25 सदस्य होंगे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पूछा गया है पारंपरिक कृषि में परिवर्तन दिया गया है। तो यह शुज्ल के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। बफर स्टॉक FCI के द्वारा तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रबी की फसल में शामिल है। रबी की फसल में देखें गेहूं, मटर और चना ये सभी शामिल हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है 43 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत में MSP की घोषणा एक वर्ष में होती है 2 बार। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला प्रश्न है 45 नंबर, दोहरी अर्थव्यवस्था का विकास संबंधित है। तो लेविस से संबंधित है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ डबल इकोनॉमी इज रिलेटेड टू लेविस। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया प्रभावित होती है किससे। उपरोक्त सभी से, जलवायु परिस्थिति से, कीमत की स्थिरता से, कृषि जोतों के आकार से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।